हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन, जो कि एससी इलेक्ट्रिकल का सेकेंड ईयर, ऑब्वियसली बात है, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और क्योंकि एंडसेम एग्जाम जस्ट आने ही वाले हैं, मैं बहुत दिन से चाह रहा था इस वीडियो को शूट करना, लेकिन बस मैं इसकी पीपीटी तैयार नहीं कर पाया था, टाइम नहीं मिल पाया। बहुत मुश्किल से माइक्रो प्रोसेसर वगैरह का वीडियो शूट हुआ, तो ये रह गया था। तो वैसे तो इसके 4 वन शॉट वीडियोस होने चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 में ही निपटा दे, क्योंकि एफएमए का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है और टाइम भी क्योंकि कम है, तो इसलिए मैंने पूरा सिलेबस लिया भी नहीं है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं और जितना आप करके चले जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ उतना ही मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है। और तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 और प्रोबेबली यूनिट 4 भी अगर हो सका। ठीक है। और उसके बाद जो पीपीटीज हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, उसको यूट्यूब चैनल को, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वहाँ पे अभी ये पीपीटी और अपडेट हो रही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। और अगर कंप्लीट नहीं भी होती तो फिर वन शॉट्स के फॉर्म में अगर रहती तो फिर मैं एक एक यूनिट करके वहाँ पर डालना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक या 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर लेंगे, या जितनी भी वीडियोस लगे, उसके बाद फिर एक वीडियो हम लोग पीवाईक्यूज पे लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या है और उसमें क्या क्या लिखना है। और वैसे तो जितनी भी मैंने आज टॉपिक डिस्कस किए वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। उसके अलावा फिर प्रोग्राम्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो प्रोग्राम उन्होंने पूछे हैं उस प्रोग्राम का आंसर क्या है, कितने प्रोग्राम में कितने लाइन का प्रोग्राम आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, अच्छा चलो पहले वही देख लेते हैं कि इसमें है क्या हमारे पास। हमारे पास जो सिलेबस है, सिलेबस आ गया पहला। तो ओके, सिलेबस यहाँ पे डाल रखा है मैंने, दिख रहा होगा आप लोग को सिलेबस। हाँ, तो ये जो सिलेबस है इसमें यूनिट 3 में हमारे पास सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होता है। डेटा टाइप्स इन सी, पोर्ट्स ऑफ 8051, पोर्ट को कैसे प्रोग्राम करना है वो है। उसके बाद फिर टाइमर्स एंड काउंटर्स है, टाइमर की प्रोग्रामिंग, टाइमर के रजिस्टर, टाइमर के मोड्स, वो सारी चीजें यूनिट 3 में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो फर्स्ट चीज है कि कंपाइलर्स क्यों हम लोग सी क्यों यूज करते हैं। तो देखो सी, वैसे तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी यूज करते थे, और हम लोग सी भी यूज करते हैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए। तो एम्बेडेड सी यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है। अभी जब आप देखेंगे, बल्कि अभी आपने असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम पढ़े होंगे, तो उसमें एक डिले का लूप, अगर हमें सॉफ्टवेयर डिले यूज करनी है, उसके लिए अगर हमें डिले लगाना है तो उसमें काफी सारा जो है वो हम लोग को बैक लूप पूरा लगाना पड़ता था, और फिर उसको काउंटर्स में काउंट पुट करने होते थे। अच्छा खासा काम था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर डिले भी बहुत इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अलावा लूप्स हम लोग इजीली लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सी जो है वो कंपैटिबल होती है दूसरे माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ भी। ठीक है। तो वही चीज अब यहाँ पे लिखी हुई है, इट्स इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग राइटिंग C than assembly. C is easier to modify and update. You can use code available in function libraries में भी हो सकता है, और C code is portable to other microcontroller with little or no modification. कि एक माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग यूज कर रहे हैं, वही कोड हम लोग दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के भी यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, पोर्ट के नेम चेंज करने पड़ेंगे और छोटी मोटी चीजें होंगी। अच्छा, नुकसान क्या है सी का? सी का बस एक ही नुकसान है कि असेंबली लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें वहां पे पता होता है कि हमारा प्रोग्राम कितना बड़ा है, कितने स्पेस में हमारा प्रोग्राम आएगा। सी में ऐसा नहीं है। सी में हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी सी में हम लोग लिख रहे हैं, फिर उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में, असेंबलर कन्वर्ट करता है फिर उसको हेक्स फाइल के अंदर। ठीक है। तो उसमें हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि प्रोग्राम कितना बड़ा होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम को एग्जैक्टली हर लाइन कितनी बड़ी है हमें नहीं पता होता सी में। तो और फिर डिफरेंट कंपाइलर डिफरेंट साइज के प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई और एक कंपाइलर यूज कर रहे हो उससे साइज दूसरा आएगा, और दूसरा कंपाइलर यूज करें तो सेम प्रोग्राम का साइज कोई दूसरा भी आ सकता है। तो ये बस एक छोटा सा वो रहता है डिसएडवांटेज इसमें, कि हमें एक साइज एफिशिएंट कोड नहीं मिलता, या हम ये कह सकते हैं कि साइज मतलब हमें पता नहीं होता है कितने साइज का कोड रहेगा। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि, और ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों है ये चीज, क्योंकि हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है। कोड मेमोरी जो हमारी रोम, वो कितनी है, 4 KB की है सिर्फ हमारे पास 8051 में खासकर, तो वो लिमिटेड है, तो इसलिए साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, मैक्सिमम हम लोग उसमें 64 KB ऑब्वियसली बात है यूज कर सकते हैं अगर हम लोग एक्सटर्नल रोम यूज करें तो। ठीक है। चलो, सेकंड टॉपिक होगा डेटा टाइप्स इन सी। कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग 8051 सी में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से ये वाले डेटा टाइप्स हम लोग यूज करते हैं 8051 सी में। मतलब 8051 की जो एम्बेडेड सी है
उसमें हम लोग ये वाले डेटा टाइप यूज करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ये सारी चीजें लिखनी है यहाँ पर कि सी कंपाइलर यूजेस द साइन कैरेक्टर एज अ डिफॉल्ट इफ वी डू नॉट पुट द कीवर्ड अनसाइंड, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली देखा है तो आपके काम के ज्यादातर दो सबसे बड़ी चीजें, एक तो अनसाइंड कैरेक्टर और एक अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। मतलब अनसाइंड कैरेक्टर साइन कैरेक्टर, अनसाइंड इंटीजर साइन इंटीजर। अगर हमें मतलब अनसाइंड लिखने के लिए हमें यूज करना पड़ता है अनसाइंड, और साइंड के लिए हमें यूज नहीं करना पड़ता। हम डायरेक्ट कैरेक्टर लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट साइंड कैरेक्टर ही अज्यूम करता है। साइंड और अनसाइंड में क्या फर्क होता है? साइंड बाइनरी और अनसाइंड बाइनरी में ये फर्क होता है। मैंने लास्ट टाइम पे जब फ्लैग रजिस्टर डिस्कस किया था तो उसमें ओवरफ्लो फ्लैग में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि साइंड बाइनरी और अनसाइंड बाइनरी की रेंज कैसे डिफरेंट होती है। तो आपको अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि 8 बिट की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है, ठीक है। किसी भी नंबर की रेंज जो है वो 2 की पावर n बिट होती है, जहां पे n है वो बिट, ठीक है। तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन होंगे n बिट्स में, यानी कि अगर 2 की पावर 8 है तो 256 कॉम्बिनेशन होंगे। तो 256 कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि 0 0 0 0 0 0 0 यानी 8 जीरो से लेकर के 8 1 तक हमारे पास नंबर्स आएंगे, ठीक है। यहां से करेंगे 1 0 जो भी रहेगा। तो ये हमारे पास है 0 0 और ये हमारा FF, यानी कि ये हमारा 255 है, ठीक है। और ये हमारा 0 है। तो 0 से लेकर 255 तक रेंज होती है अनसाइंड कैरेक्टर की, कि अगर हमारे पास 8 बिट का कोई भी नंबर है और वो अनसाइंड नंबर है तो हम 0 से लेकर 255 तक नंबर उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अगर हमारा कैरेक्टर जो साइंड है तो साइंड कैरेक्टर में हमारा ये जो MSB होती है ये रिजर्व होती है साइन के लिए, ये हमारी साइन बिट हो जाती है। तो ये बताती है कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो अब हमारे पास सिर्फ 7 बिट्स बचे हैं रेंज को डिफाइन करने के लिए। तो 7 बिट अगर है तो कितने नंबर्स हो गए हमारे पास? 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 यानी 128। तो 128 पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 128 नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 8 बिट हमारी साइन बिट है। तो एक 128 अगर हम लोग जीरो को रखें यहाँ पे, जीरो कांस्टेंट, तो यहाँ पे 7 बिट के लिए 128 नंबर्स होंगे जो पॉजिटिव होंगे, और ऐसे ही अगर हम लोग 1 को यहाँ पे रखें तो यहाँ पे 128 नंबर्स आएंगे जो नेगेटिव होंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जो पॉजिटिव की रेंज होगी वो 0 से लेके 127 तक होगी, ठीक है। और नेगेटिव की रेंज क्या होगी? 127 तक क्यों है? अरे भाई जीरो भी तुमने इंक्लूड किया ना इसमें, तो जीरो इंक्लूड किया, 0 से लेके 127 तक पॉजिटिव में हो गई। और नेगेटिव में कितनी होगी? नेगेटिव में होगी हमारे पास 0 से लेके -127, है ना? नहीं, -127 नहीं होगी, -128 होगी नेगेटिव में हमारे पास, क्योंकि जीरो तो हम पॉजिटिव में कंसीडर कर चुके हैं ना। तो जो नेगेटिव की रेंज है वो -1 से लेकर के -128 तक है। तो टोटल रेंज क्या हो गई? -128 से -128 से -1, फिर 0 से लेके 127 तक। तो टोटल हमारे पास 256 नंबर हो जाएंगे साइन कैरेक्टर के लिए भी, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो -128 से +127 तक रहेगी, ठीक है। सेम गोज फॉर अनसाइंड इंटीजर। इंटीजर हमारा 16 बिट का होता है, कैरेक्टर हमारा 8 बिट का होता है, इंटीजर हमारा 16 बिट का होता है। तो 16 बिट का अगर है 2 की पावर 16 कितना होगा? 65,536 इतने नंबर्स इसके अंदर होंगे। तो अगर हम लोग सिर्फ अनसाइंड ले रहे हैं तो फिर ये 0 से लेकर 65,535 तक जाएगा, और अगर हम लोग साइन नंबर ले रहे हैं तो सेम ये आधा हो जाएगा यहाँ पे 32,767, और यहाँ पे -1 से लेके -32,768 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर हो गए। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? देखो अभी बहुत ज्यादा हमने नहीं डिस्कस किया है, अभी सिर्फ डेटा टाइप डिस्कस कर रहे हैं। अनसाइन कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर, अनसाइन इंटीजर, साइन इंटीजर। फिर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप है 8051 के लिए। जैसे हमारे पास ये एस बिट है, ठीक है, एक एस बिट है और एक बिट है। बिट और एस बिट ये हमारे डेटा टाइप है जो हम लोग यूज करते हैं सिंगल बिट के लिए। आपको अगर याद हो तो हमारे पास बिट एड्रेसेस थे, रैम, इंटरनल रैम का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हमारे पास बिट एड्रेसेबल रैम थी वहां पे, तो उसके कुछ बिट एड्रेस होते थे, और ऐसे ही हमारे पास बिट एड्रेसेबल एसएफआर भी थे। याद है? बिट एड्रेसेबल एसएफआर थे हमारे पास। तो बिट एड्रेसेबल एसएफआर क्या होते थे कि उसमें जो एसएफआर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है उनकी इंडिविजुअल बिट को हम लोग अलग अलग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पोर्ट रजिस्टर होते हैं, है ना। पोर्ट रजिस्टर जैसे P1 P2 P0 P3, है ना। ये हमारे पोर्ट रजिस्टर होते हैं 4, या इसके अलावा जो फ्लैग रजिस्टर है उसमें उसको वो भी बिट एड्रेसेबल है, तो उनके हम इंडिविजुअल बिट को अलग से चेंज कर सकते थे। तो मैंने ये बताया था जब हम लोगों ने एसएफआर डिस्कस किए थे और रैम डिस्कस की थी, इंटरनल रैम स्ट्रक्चर, कि इन सबको हमने अलग अलग एड्रेस दे रखे हैं, ठीक है। तो हर बिट को अलग से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उस बिट को चेंज कर सकते हैं, बाकी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें उस बिट को कोई नाम देना है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो हमने एक डेटा टाइप डिफाइन किया बिट टाइप का। अगर हमें वो बिट जो हमें चेंज करनी है, स्टोर करनी है, वो बिट अगर बिट एड्रेसेबल रैम के अंदर है तो हम उसको बिट टाइप के डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं, और अगर वो बिट हमारी एसएफआर की बिट है,
ठीक, बिट एड्रेसेबल जो एसएफआर है उसकी बिट है, तो हम उसको एस बिट से हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमें नाम देना है, जैसे हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं, पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा एस बिट हो गया, फिर उसकी नेम डिफाइन करेंगे, नाम क्या होगा इसका, मान लो इसका नाम है एलईडी, कि हमने एक एलईडी कनेक्ट कर रखी है, और फिर उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे कि वो किससे कनेक्टेड है, तो मान लो पोर्ट 1 के 2 पिन से कनेक्टेड है, तो हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज में, एस बिट एलईडी यानी डेटा का टाइप, डेटा का नेम और डेटा की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जहां भी हम लोग एलईडी लिखेंगे वहां पे वो अपने आप P1.2 जो है, जो पोर्ट 1 की 2 पिन है, उसका एड्रेस पुट करेगा वहां पर। समझ में आ रही है बात, एस बिट क्यों होता है, और बिट में वही चीज सेम होगी किसके लिए, बिट एड्रेसेबल रैम के लिए, जहां पे हम लोग बिट में हम लोग कोई भी जस्ट डिफाइन कर देंगे, बिट एलईडी हमने डिफाइन कर दिया, बिट माई बिट डिफाइन कर दिया, तो वो एक बिट एड्रेसेबल रैम में कोई भी एक बिट अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस अपना डेटा सेव करना है माई बिट के अंदर। ठीक है, तो वो हमने बिट डेटा टाइप से हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं। एसएफआर, अगर कोई रजिस्टर हमें अलग से डिफाइन करना है, तो कोई एसएफआर रजिस्टर को हम कोई नाम देना चाह रहे हैं, तो हम लोग एसएफआर डेटा टाइप यूज करते हैं, ये भी 8 बिट का होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसकी वो लिखा है रैम बिट एड्रेसेबल ओनली, एसएफआर बिट एड्रेसेबल ओनली, और यहाँ पे रैम एड्रेस 82FFH, याद होगा आप लोग को कि ये वाले एड्रेसेस हम लोग एसएफआर के लिए यूज करते थे, सॉरी। फिर आता है हमारे पास टाइम डिले, तो टाइम डिले होती है हमारे पास दो टाइप की। ठीक है, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर डिले, एक होती है हमारी हार्डवेयर डिले। ठीक है, तो हार्डवेयर डिले के लिए तो हमारे पास टाइमर होता है, सॉफ्टवेयर डिले के हमारे पास सिंपल प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम क्या है कि हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लेंगे और उसको बार बार चलाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, डिले प्रोड्यूस होगा। एक ही इंस्ट्रक्शन है जिसमें कोई खास काम भी नहीं हो रहा, नो ऑपरेशन है, या हम लोग 1+1 कर रहे हैं, सिंपल कुछ भी काम कर रहे हैं हम लोग, उस इंस्ट्रक्शन को जब हम लोग बार बार चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, कोई हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन हमने लूप में उसको लगा रखा है, तो उसकी वजह से उतना हमें टाइम डिले मिल जाता है। तो हम लोग ऐसा करके सॉफ्टवेयर डिले प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है, फॉर, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है क्या होती है सॉफ्टवेयर डिले, कैसे करते हैं हम लोग, कंपाइलर चॉइस कन्वर्ट सी स्टेटमेंट फंक्शन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन डिफरेंट कंपाइलर डिफरेंट कोड। ओके, ठीक है, ये जैसे इसका एक एग्जांपल है, क्या है ये, सी फर्स्ट सी प्रोग्राम का भी एग्जांपल है। आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है अभी तक बहुत सारे सी प्रोग्राम लिखे होंगे, नहीं लिखा तो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं भी जाते कॉलेज, एक्सटर्नल भी होते हैं स्टूडेंट्स कुछ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सबसे कोई भी ओके सॉरी, कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहला सी प्रोग्राम में हमें लिखना होता है ये हैश इंक्लूड reg 51.h। ये क्या है हमारे, ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 की हेडर फाइल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बीच में और भी चीजें लिख सकते हैं, अगर फंक्शन डिक्लेयर करना तो फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे यहाँ पे, वरना हम लोग सिंपल वॉइड मेन वॉइड लिखेंगे। वॉइड मेन वॉइड से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, अगर कोई सब फंक्शन है तो हम उससे इससे पहले उसको डिफाइन कर देंगे, अभी आगे आएगा बता देंगे। ठीक है, यहां से क्या हुआ कि हमें एक अनसाइन इंटीजर x हमने यहाँ डिफाइन किया, याद है, अनसाइन इंटीजर साइन इंटीजर, यहाँ पे हमने एक अनसाइन इंटीजर x डिफाइन कर दिया, इसकी हमने कोई वैल्यू अभी पुट नहीं करी है, सिर्फ हमने इसका नाम दे दिया x नाम का हमारे पास एक इंटीजर। और ये हमने क्या किया, ये एक इनफाइनाइट लूप लगाया। फॉर, हमारे पास दो टाइप के लूप होते हैं, अच्छा लूप भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो हमारे पास एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। ठीक है, तो लूप वैसे भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास फाइनाइट लूप और एक होता है इनफाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप कौन सा होगा, जो हमेशा चलता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। और फाइनाइट लूप कौन सा होगा, जो कुछ टाइम तक के लिए चलेगा फिर बंद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक जो है वो इनफाइनाइट लूप में चल रही है, वो हमेशा चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने घड़ी देखी तो आज चल रही है, और अगर आपने उसको उठा के रख दिया कि अब मुझे इसमें टाइम नहीं देखना, तो वो टाइम दिखाना बंद कर देगी। ऐसा नहीं है, जब तक उसके अंदर सेल है, जब तक उसकी जान में जान है, तब तक वो क्या करेगी, वो टाइम दिखाती रहेगी, उसी लूप में चलती रहेगी, है ना। सेकंड्स मिनट को कन्वर्ट करेंगे, मिनट घंटों को कन्वर्ट करेंगे, घंटा वापस से घूम के दोबारा से आ जाएगा, सही है ना। तो या अगर डे भी है तो वो घंटा डे को कन्वर्ट करेगा, फिर डे अपने आप घूम के वापस आता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लूप है क्लॉक में। और फाइनाइट लूप क्या है, जहां पे हमें कुछ चीज कुछ देर के लिए चलानी है, कि ठीक है ये काम 15 मिनट के लिए करना है तो वो होगा, उसके बाद वो लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट लूप जो है वो उसमें क्या है, कुछ नंबर्स होंगे। तो इन दोनों फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों का यूज करके हम दोनों तरह के लूप बना सकते हैं। अगर हमें इनफाइनाइट लूप बनाना है तो फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, बल्कि व्हाइल लूप में सबसे, व्हाइल लूप आसान होता है इनफाइनाइट के लिए। व्हाइल में जस्ट हमें ब्रैकेट में 1 लिखना होता है। ठीक है, व्हाइल लूप क्या करता है, ब्रैकेट की कंडीशन को चेक करता है, अगर वो कंडीशन मेट कर रही है तो हमारा व्हाइल लूप चलता रहेगा। जब वो कंडीशन अलग हो गई, कंडीशन वो ब्रेक हो गई, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हो गए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, व्हाइल लूप कंडीशन को चेक करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा व्हाइल TF0 यानी टाइमर फ्लैग 0 डबल इक्वल्स टू 1, या फिर अभी तक आपने फ्लैग रजिस्टर में कौन सा फ्लैग पढ़ा था, व्हाइल क्या था, पैरिटी फ्लैग। जैसे अगर हमारे पास है
इज इक्वल टू पैरिटी फ्लैग में हमें पैरिटी फ्लैग जो था वो क्या था, PSW था, तो PSW कैरेट 0 इज इक्वल टू 1। अगर जब तक हमारा पैरिटी फ्लैग 1 है तब तक हमारे पास क्या होगा, ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप का समझ में आ रहा है। क्या ये कंडीशन चेक करेगा, जब तक ये कंडीशन है टाइमर फ्लैग जब तक 1 है तब तक ये लूप चलेगा, या टाइमर फ्लैग जब तक 0 है तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे टाइमर फ्लैग 0 से हटा वो लूप ब्रेक हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन लिखा होता है, उस लाइन पे आगे अटकेगा या वो उस लूप में अटकेगा, और फिर जब जैसे ही वो कंडीशन खत्म हो जाएगी वो बाहर निकल आएगा। फॉर लूप में अगर हमें इनफाइनाइट लूप लगाना है तो हमें ऐसे दो सेमीकोलंस लगाने होते हैं। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है, एक इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन सॉरी यहां आएगा इनिशियलाइजेशन, फिर ये होता है फाइनलाइजेशन या टर्मिनेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशन, और ये होगा हमारा ऑपरेशन। तो फॉर लूप में तीन चीजें होती हैं, एक तो इनिशियल कि पहले हमें कोई फॉर लूप में हमें कोई ना कोई एक इंटीजर लेना पड़ेगा या कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो उस वेरिएबल की हम लोग फर्स्ट वैल्यू रखेंगे, उस वेरिएबल की लास्ट वैल्यू रखेंगे, और उसमें क्या ऑपरेशन करना है वो करना होगा। जैसे कि हमें मान लो फॉर ले लिया हमने किसी इंटीजर के, जैसे यहाँ पे एक्स लिया था, एक्स इक्वल्स टू 0, यानी एक्स की वैल्यू पहले 0 रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स को हमें चलाना है 10 बार, अगर तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके 10 से कम तक, यानी 0 से लेके 9 तक चलेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस प्लस, तो अब ये क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट हम दो डबल ब्रैकेट लगाएंगे, तो अब इन ब्रैकेट में जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखी होगी वो 10 बार चलेगी। पहले ये पूरा लूप चलेगा, फिर एक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर ये लूप चलेगा। या हमें हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, और हम लोग फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारे ऊपर है कि हम लोग कैसे रखते हैं ना, कि जब तक हमारी जहां पे जस्ट लेकिन क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि 10 से लेके 0 तक ये लूप चलेगा, 10 बार चल जाएगा। तो हमारे ऊपर है, पहले हम एक इनिशियल कंडीशन देंगे कि फर्स्ट में उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, फिर सेकंड कंडीशन देंगे कि वो कब तक चलेगा, उसकी कब तक हमारा लूप फॉर लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारे वेरिएबल की वैल्यू वो वाली नहीं हो जाती जो यहाँ पे गिवन है, जैसे ये 0 है। उसके बाद फिर उसमें करना क्या है, हर बार जैसे एक बार लूप चलेगा तो क्या होगा, एक्स यहाँ माइनस माइनस हमने लिखा है, यानी एक्स डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, ऐसे करके हमारा ये चलता रहेगा, उसको इटरेशंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसके कोई इनिशियल कोई कंडीशन और कोई ऑपरेशन नहीं दिया, सिर्फ हमने दो सेमीकोलन लगा दी, तो हमारा ये फॉर लूप इनफाइनाइट लूप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है इसने, टू टॉगल बिट्स ऑफ पोर्ट 1 कंटिन्यूअसली फॉरएवर विद सम डिले। तो यहाँ पे डिले बताना चाह रहे हैं कैसे प्रोड्यूस किया, तो पोर्ट 1 में हमने पहले 0x55 दे दिया। ठीक है, 0x55 देने का क्या मतलब है, 01010101। ठीक है, ये पोर्ट पे वैल्यू चली गई। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर x इक्वल्स टू 0, x इज स्मॉलर देन 40,000, क्योंकि x हमारा अनसाइंड इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर 65,535 तक। सही है, तो उसकी वैल्यू वहां तक हो सकती है। हमने कितने दी, 40,000 दे दी, और x प्लस प्लस, तो और यहीं पे हमने इस लूप को खत्म कर दिया, हमने इस लूप को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि ये जो सेमीकोलन यहाँ पे है इसका मतलब ये लाइन यहीं पे खत्म हो गई। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन फॉर वाली लाइन, ये 40,000 बार चलेगी। अब सोचो 40,000 बार जब ये चलेगी तो कुछ तो डिले हम लोग को मिलेगा। और अभी तक तुम लोग को ये बात पता होगा, फीचर्स तुम लोगों ने पढ़े होंगे कि माइक्रो कंट्रोलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 12 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, तो उसका 12 से डिवाइड होकर 1 मेगाहर्ट्ज उसकी मशीन साइकिल होती है। तो अगर एक साइकिल में भी ये एक बार इसको चला रहा है तो 40,000 साइकिल यानी 40,000 माइक्रो सेकंड इसको लगेंगे। यहाँ पे 40,000 माइक्रो सेकंड का होता है 40 मिली सेकंड, तो अप्रोक्सीमेटली 40 मिली सेकंड का डिले यहाँ पर ये देगा, या उससे कम या ज्यादा जो भी रहेगा। बहरहाल समझ में आ रही है ना मेरी बात तुम लोग को, कम भी हो सकती है उससे, ऑब्वियस सी बात है कि एक मशीन साइकिल में कई टी स्टेट्स होते हैं तो वो और भी जल्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये हमने लाइन इसलिए लगाई है ताकि हम थोड़ा सा डिले प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, कोई उसने स्पेसिफिक डिले नहीं दी। फिर हमने क्या किया, इसको P1 को 0A0 यानी 10101010। अब हमने क्या किया, जो बिट यहाँ 1 थी वहां 0 कर दिया, जो 0 थी वहां 1 कर दिया। ठीक है, उसको हमने टॉगल कर दिया बिट्स को। तो इससे फिर हमने क्या किया, फिर एक और डिले लगा दिया। तो अब इससे क्या होगा, ये बिट पहले ये होगी, फिर डिले होगा, फिर भी होगी, फिर डिले होगा, फिर वापस आके यहाँ आ जाएगी, फिर ये होगी, फिर डिले होगा। समझ लो, टॉगल होगी, डिले होगा, टॉगल होगी, डिले होगा, ऐसे ये लूप हमारा चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात, कैसे हो रहा है सी का प्रोग्राम कंटिन्यूअसली फॉरएवर। एक बार और इसको देख लो, चाहे जो मैंने बोला वो एक बार रिपीट करके सुन लो दोबारा से, तो ये चीज समझ में आ जाएगी कि हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर डिले प्रोड्यूस करें। छोटा सा, ये तो सिंपल वैसी डिले हमने आर्बिट्रेरी डिलीट कर दी, डिले प्रोड्यूस कर ली। फिर हमारे पास एक कैलकुलेटेड डिले भी होती है। ठीक है, जैसे कि ये वाला प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने पहले जैसे इसने दिया है 250 मिली सेकंड्स का डिले दिया है। ठीक है, 250 मिली सेकंड्स का डिले हमें प्रोड्यूस करना है सॉफ्टवेयर डिले को यूज करके। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले हमने वही चीज लिखी, इंक्लूड rest51.h। उसके बाद हमने यहाँ पर ms डिले अनसाइंड इंटीजर को हमने
डिफाइन किया, डिफाइन नहीं किया सॉरी, डिक्लेयर किया। दो ऑप्शन होते हैं जो आपको सब फंक्शन लिखना है। देखो सी में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जो वॉइड से स्टार्ट होता है। देखो जैसे वॉइड से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक फंक्शन है, यहां से लेके यहां तक का एक फंक्शन है जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक हमें फंक्शन आगे जो हमने डिफाइन किया यहाँ पे वॉइड एमएस डिले, उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। वॉइड मेन के बाद अगर कोई भी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। तो हमने पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अगर हमें डिक्लेयर नहीं करना है, अगर तुम लोग को डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे हो, तो ये पूरी पूरी लाइनें, 4 लाइनें उठा करके यहाँ पे इधर लगा दो। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं, हाँ इसकी जगह ये जो है हमारा, जहां हमने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर की जगह सीधा डिफाइन कर दो। ठीक है, वॉइड मेन से अगर आप पहले डिफाइन करें किसी फंक्शन को तो फिर उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो अब यहां से क्या होगा हमारे पास, तो हमने क्या किया, वॉइड एमएस डिले हमने यूज किया, अनसाइंड इंटीजर आई टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया तो लिखा अनसाइंड इंटीजर, यानी कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे एमएस डिले को तो इसके साथ हम कोई नंबर दे रहे होंगे। ठीक है, अब देखो सब कुछ वैसा ही है, वहां हमने फॉर लूप यूज किया था, यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज किया इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए। ठीक है, वॉइड में हमने स्टार्ट किया वाइल, ये इनफाइनाइट वाइल लूप हो गया, यहां से लेके यहां तक ये इंस्ट्रक्शंस रिपीट होती रहेंगी। वही कि हमने पोर्ट 1 में हमने 55 दे दिया, 0101 दे दिया, उसके बाद हमने लगाया एमएस डिले 250। एमएस डिले उस फंक्शन का नाम है, 250 हमने ये नंबर दिया है। अब हमने जो ये नंबर दिया है वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू आई टाइम की। जब हम इसको डिफाइन करेंगे फंक्शन को तो हम बताएंगे अनसाइंड इंटीजर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आई टाइम है। इसका मतलब हमने आई टाइम को यहां पे दे रहे हैं, 250 हमने आई टाइम दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, इसको अनसाइंड इंटीजर लिए इसने दो, आई और जे। ये हमेशा देखो ये सॉफ्टवेयर डिले का प्रोग्राम सेम रहेगा बिल्कुल हमेशा, यही 3 लाइन सिर्फ इसके अंदर आएंगी, चाहो तो याद कर लो या समझ भी जाओगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने दो इंटीजर डिफाइन किए, आई और जे। हमने क्या किया, आई को हमने चलाया आई टाइम से आई टाइम तक, 0 से लेके आई टाइम तक। ठीक है, तो आई टाइम से छोटा मतलब टोटल आई टाइम हो गया। तो 0 से लेके आई इज लेस देन आई टाइम आई प्लस प्लस, यानी कितनी बार चलेगा, 250 टाइम चलेगा। यहाँ पे 250 टाइम में चलेगा। और देखो ये हमने यहाँ पे खत्म नहीं किया, इसको हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगे हुए, यानी कि ये वाला लूप अभी आगे चल रहा है। ठीक है, यानी कि आई को प्लस प्लस करेगा और आगे आएगा। इस वाली लाइन को अगर आप देखें, ये वाली लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। यहाँ पे क्या है, फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज स्मॉलर देन 1275 सेमीकोलन जे प्लस प्लस। इसका मतलब है जे को कितना, 1275, ये वाली लाइन 1275 बार रन करेगी, 1275 टाइम्स ये वाली लाइन रन कर रही होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा हमारे पास कि ये लाइन हमने क्या किया, इसको कैलिब्रेट किया। हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है तो उसके हमें पता है कि ये कितने बार में कितने इस इंस्ट्रक्शन को कितने टाइम में रन करेगा। तो हमने उसको कैलिब्रेट किया, ऑसिलोस्कोप पे देख लिया कि कितने बार में ये जो है रन करके टॉगल कर रहा है बिट को। तो हमने ये चेक किया, हमें पता चला कि 1275 टाइम्स अगर हम इस लाइन को चलाएं तो हमें 1 मिलीसेकंड का डिले मिलता है। ठीक है, ये आप यहां पर कमेंट्स में लिख दीजिएगा, फॉर 1 मिलीसेकंड डिले। ठीक है, ये हम यहाँ पे कमेंट्स में लिखेंगे कि ये 1 मिलीसेकंड डिले के लिए हमारी ये वाली लाइन है। ठीक है, अब हमें कितना मिलीसेकंड डिले चाहिए, 250 मिलीसेकंड डिले, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई टाइम की वैल्यू 250 रख दी है और वो चलता रहेगा वैसे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमेशा हमारा सेम रहेगा। अब कितना भी डिले हमें चाहिए हो, हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे ये नंबर चेंज करना है। इस 250 की जगह हम 500 रख देंगे तो 500 मिलीसेकंड का डिले प्रोड्यूस हो जाएगा, इसकी जगह 700 रखेंगे तो 700 मिलीसेकंड का डिले प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात? ये हमारा हार्डवेयर सॉरी सॉफ्टवेयर डिले का प्रोग्राम, और ये एक बेसिक प्रोग्राम हो गया कि कैसे पोर्ट चेंज होती है। अगर ये कहें कि पोर्ट के टॉगल करने का प्रोग्राम बहुत आता है कि हाउ टू टॉगल द बिट्स ऑफ पोर्ट 1, राइट अ प्रोग्राम फॉर दैट, तो हमारे पास ये सिंपल एक प्रोग्राम होगा जिसको हम लोग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक ये प्रोग्राम ये भी है कि एलईडीज हमारी कनेक्टेड है पोर्ट 1 पोर्ट 2 से। अब आपको एक कराना है जो काउंटर्स वाला प्रोग्राम। ठीक है, अब एक ये है कि टॉगल सिर्फ पोर्ट P2.4 को सिर्फ हमें कंटिन्यूअसली टॉगल कराना है, बाकी किसी बिट को हमें टॉगल नहीं कराना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था पहले कि हम लोग एस बिट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एस बिट डिफाइन की, उसको हमने नाम दिया माई बिट, और उसकी वैल्यू हमने रखी P2 4। ठीक है, जब हमें पोर्ट की किसी पिन की वैल्यू देनी होती है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं P2 ऊपर की तरफ जो टू दी पावर वाला जो निशान होता है कीबोर्ड में, वो हम लोग यूज करते हैं। तो 2 4, यानी कि हमने क्या किया, P2 4 को, यानी ये पोर्ट 2 की जो 4 नंबर वाली पिन है उसको हमने माईबिट का नाम दे दिया। अब हम जहां भी माईबिट लिखेंगे कंपाइलर इसको अपने आप चेंज कर देगा पोर्ट 2 की 4 पिन से। ठीक है, हमने क्या किया, वॉइड मेन वॉइड, यहां से सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट किया, वाइल 1 इनफाइनाइट लूप लगाया, माईबिट इक्वल्स टू 1 माईबिट इक्वल्स टू 0। अब इनफाइनाइटली क्या हो रहा है, टॉगल हो रही है।
लेकिन कभी भी आप ऐसा कोई प्रोग्राम लिखें तो आप लोग वही करिएगा कि इसमें थोड़ी सी डिले यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सही रहता है ऐसा, वरना तो ये पता ही नहीं चलेगा, ऑन ऑफ ही होता रहेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें हैं, और एक आध प्रोग्राम मैंने सैंपल प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिए, ये थे हमारे सॉफ्टवेयर डिले के प्रोग्राम या पोर्ट के प्रोग्राम आप कह सकते हैं। अब आती है बात टाइमर की। तो टाइमर का सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है। अगर मैं इसकी कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो 1 घंटे की सिर्फ टाइमर की वीडियो बनेगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी टाइम नहीं है, वन शॉट वीडियो हम लोग बना रहे हैं वैसे भी। तो टाइमर हमारे पास आप ये समझिए 2 टाइमर होते हैं, फीचर्स आपने पढ़े होंगे। 2 टाइमर होते हैं, दोनों 16 बिट के होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो काउंट है वो 16 बिट हो सकता है। तो मैक्सिमम काउंट कहां, मतलब काउंट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 2 की पावर 16 तक, यानी 0 से लेके 65,535 तक हमारा एक टाइमर काउंट कर सकता है, ठीक है। टाइमर होता क्या है, टाइमर इज अ डिवाइस विच आर यूज टू प्रोड्यूस डिले, ठीक है। टाइमर हम लोग क्यों यूज करते हैं, डिले प्रोड्यूस करने के लिए। आप अपने मोबाइल में टाइमर लगाते हैं ना कि भी 1 मिनट का टाइमर लगा तो क्या करेगा वो, 1 मिनट का डिले देगा, 1 मिनट के बाद आपको अलार्म करेगा और बताएगा कि 1 मिनट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग के पास माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर होते हैं। फर्क यहाँ पे इतना होता है कि हमारे पास जो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं वो काउंट डाउन टाइमर होता है। हमने एक बार उसमें पुट कर दिया वैल्यू तो वहां से वो काउंट डाउन करना स्टार्ट करेगा, नीचे आना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ जो हमारे पास टाइमर है वो काउंट अप टाइमर से, हमने जो भी वैल्यू पुट करी वो उससे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, और जब वो कंप्लीट उसकी फुल हो जाएगी तो वो ओवरफ्लो होगा काउंटर। और जब वो टाइमर हमारा टाइमर काउंटर एक ही बात है, जब वो ओवरफ्लो होगा तब वो इंटरप्ट जनरेट करेगा, फ्लैग उसका 1 हो जाएगा। इंटरप्ट डिपेंड करता है हमने इंटरप्ट ऑन कर रखी है नहीं कर रखी, बहरहाल फ्लैग उसका 1 हो जाएगा, वो बताएगा कि हाँ ओवरफ्लो हो चुका है, ठीक है। तो हर टाइमर में अब क्योंकि 16 बिट का हमें काउंट देना है तो ऑब्वियसली बात है 8 बिट के दो रजिस्टर्स होंगे पूरे 8051 में। मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि पूरे 8051 में सिर्फ 2 रजिस्टर्स हैं हमारे पास जो 16 बिट के हैं। एक है प्रोग्राम काउंटर, दूसरा डीपीटीआर, और इवन डीपीटीआर भी डीपीएच और डीपीएल में डिवाइडेड रहता है। उसके अलावा कोई भी रजिस्टर्स हमारे पास 16 बिट के नहीं। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास टाइमर 0 और टाइमर 1 है, उनके दो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, जिन दोनों में 0 वाला मतलब हाई वाला बाइट है और एक लोअर वाला बाइट है, ठीक है। तो ये हमारा TL0, ये हमारा जो है वो टाइमर 0 के लिए लोअर बाइट है, और ये टाइमर 0 के लिए हायर बाइट। ऐसे ही टाइमर 1 के लिए लोअर बाइट है, टाइमर 1 के लिए हायर बाइट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो टोटल 16 बिट का काउंट हम लोग ऐसे देंगे कि जो 16 बिट कितना नंबर में आएगा, हेक्साडेसिमल में 16 बिट आता है 4 नंबर में, F F F F, है ना। तो अगर हमारे पास कोई भी 4529H ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है तो 45 जाएगा हायर वाले रजिस्टर में और 29 जाएगा लोअर वाले रजिस्टर में। समझ में आ रही है बात। कोई भी टाइमर हम लोग यूज कर रहे हो तो उसमें हम लोग ऐसे करेंगे। ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग टाइमर का मोड कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो भी डिस्कस करते हैं। इतना समझ में आया कि हर टाइमर के हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं, जो भी वैल्यू हम इस रजिस्टर में पुट करेंगे, ठीक है, और टाइमर को हमने क्लॉक दी है, तो जैसे जैसे क्लॉक उसके पास जाएगी वैसे वैसे इसको काउंट अप करना स्टार्ट कर देगा। तो इंटरनल क्लॉक हमारी क्योंकि 12 मेगाहर्ट्ज की होती है नॉर्मली, और उससे डिवाइड होकर 1 मेगाहर्ट्ज की होती है, यानी 1 माइक्रो सेकंड का एक क्लॉक पीरियड होता है हमारे पास। तो हर 1 माइक्रो सेकंड में एक काउंट अप होता चला जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग इसको एज अ टाइमर यूज कर रहे हैं तो अपने टाइमर रजिस्टर को। समझ में आ रही है बात। 2 रजिस्टर्स है हमारे पास हर टाइमर में, 8 बिट के दो, इससे मिला के वो टोटल 16 बिट का टाइमर हमारा बनता है। तो 0 एक उसमें लोअर बाइट होगी L, और एक उसमें हायर बाइट होगी H, TL TH। अब ये डिपेंड करता है 0 तो TH0 TL0, टाइमर 1 यूज करें तो TH1 और TL1, सही। अब हमारे पास इन टाइमर का हम लोग मोड सेट करेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 मोड होते हैं टाइमर के, टाइमर 0, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, ठीक है। आपके सिलेबस में मोड 3 नहीं है, मोड 0, मोड 1, मोड 2। मैं जब मोड टाइमर को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं कंप्लीट भी डिस्कस कर लूंगा, मोड 3 भी डिस्कस कर लेंगे उसमें। अभी ये याद रखो कि टाइमर मोड 0 जो होता है सबसे ज्यादा जो यूज होता है मोड 1 यूज होता है हमारा, मोड 1 हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी मोड 1 के ऊपर ही आएगा आपका, उसी की प्रोग्रामिंग आती है ज्यादातर, ठीक है। तो मोड 0 जो होता है हमारे पास वो होता है 13 बिट मोड, कि उसमें हम लोग 13 बिट का मैक्सिमम काउंट डाल सकते हैं। 13 बिट के बाद वो ओवरफ्लो हो जाता है। वो यूज होता है एक्चुअली क्योंकि टाइमर हमारा सीरियल कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, तो वहां पे 13, चलिए उसको छोड़े जाने दिए। ये याद रहेगा टाइमर 0 में हमारे पास, मोड 0 में 13 बिट मोड होता है हमारे पास, ठीक है। मोड 1 हमारा 16 बिट मोड होता है। मोड 1 में हमारे पास पूरी रेंज होती है 16 बिट की, तो हम जो भी काउंट डालेंगे उससे आगे काउंट करना शुरू करेगा, और जब तक 16 बिट नहीं हो जाता, नहीं एफ 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 नहीं हो जाता, तब तक वो काउंट करता रहेगा। समझ में आ रही है बात। ओ माय गॉड। चलो, तो उसके बाद ये कि तो ये जो हमारे पास एक रजिस्टर होता है, हाँ फिर मोड 2 आ गया। तो मोड 2 8 बिट ऑटो रिलोड मोड होता है। तो मोड 2 में क्या होगा, चलो अभी बता देंगे। जैसे होता है उसमें टाइमर जो लोअर बाइट होती है, लोअर बाइट में हम लोग हायर बाइट में नंबर डालते हैं, यहां से अपने आप कॉपी हो जाता है लोअर बाइट में,
और फिर ये काउंट करना स्टार्ट करता है। जब लोअर बाइट ओवरफ्लो होता है तो फ्लैग हमारा 1 हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ओवरफ्लो होगा, ये दोबारा से वही काउंट जो हमने दिया था वो दोबारा से लोड हो जाएगा और फिर दोबारा से काउंट स्टार्ट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 8 बिट ऑटो रिलोड मोड। तो इसमें सिर्फ नंबर जो है वो 0 से 256 तक ही हम लोग दे सकते हैं, तो इसका छोटा रेंज कम होता है, लेकिन इसमें फायदा में होता है कि ऑटो रिलोड मोड में चलता है, अपने आप चलता चला जाता है, बार बार वो फ्लैग बंद करेगा, बार बार दोबारा काउंट लेके चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है टी मॉड रजिस्टर। ठीक है, 2 रजिस्टर होते हैं इसके अंदर, एक होता है टी मॉड और एक होता है टी कॉन। ये हमारा टी मॉड रजिस्टर है। टी मॉड रजिस्टर में क्या होगा, टोटल 8 बिट होंगी, सारे रजिस्टर 8 बिट के होते हैं इसमें, ठीक है, सिवाय 2 के। तो ये जो 8 बिट है, इसमें ये इसकी लोअर बाइट हो गई और ये इसकी लोअर निबल हो गया 8 बिट में, और ये इसका हायर निबल हो गया। ये तो याद होगा ना, 4 बिट को हम लोग निबल कहते हैं। तो हायर निबल हमारा टाइमर 1 के लिए यूज होता है, लोअर निबल हमारा टाइमर 0 के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लोअर निबल में क्या होगा हमारे पास, सिंपल M0 M1 CT गेट। तो M0 M1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, मोड सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा मोड हम लोग के पास, अगर ये 0 0 है तो मोड 0, 0 1 है तो मोड 1, 1 0 तो मोड 2, 1 1 है तो मोड 3। ठीक है, इसमें सारे बिट्स के नाम लिखे हुए हैं मोड्स के। इतना भी अगर आप लोग लिख करके आएंगे तो आपको मोड को अगर एक्सप्लेन करना है तो इतना भी आप अगर लिख के आएंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे मैं अलग से भी PDF आपको दे दूंगा। ठीक है इसके बाद बचा ये CT। CT क्या है, CT हमारा काउंटर टाइमर मोड। तो अगर ये बिट 0 है हमारे पास तो इसका मतलब टाइमर मोड में यूज हो रहा है, और अगर ये 1 है तो हमारा काउंटर यूज हो रहा है। टाइमर और काउंटर में फर्क क्या है, टाइमर और काउंटर में एक्चुअली इंटेंशन का फर्क होता है। काम हालांकि दोनों सेम ही कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों काउंट ही कर रहे हैं, लेकिन टाइमर में हम लोग को टाइम से मतलब है और काउंटर में हमको नंबर ऑफ इवेंट से मतलब है कि कितने काउंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो और टेक्स्ट बुक आंसर ये मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ट्रेडिशनल आंसर ये कि टाइमर में हमारे पास क्लॉक इंटरनली आती है, इंटरनल क्लॉक आती है, और काउंटर में हमारे पास बाहर से क्लॉक आ रही होती है। यानी कि आप लोगों ने पिन डायग्राम पढ़ा होगा, तो पोर्ट 3 में हमारे पास T0 और T1 की एक पिन थी। तो अगर हम लोग इसको 1 कर देंगे, काउंटर टाइमर को अगर हमने 1 कर दिया, तो अभी T0 और T1 में, जैसे ये वाली अगर हमने 1 किया तो T0 पिन से ये क्लॉक लेगा, अब इंटरनल क्लॉक यूज नहीं करेगा। ऐसे अगर हमने इसको अगर 1 कर दिया तो फिर T1 पिन से क्लॉक लेगा, इंटरनल क्लॉक पे काम नहीं करेगा। समझ में आया? काउंटर हमारा एक्सटर्नल क्लॉक पे काम करेगा, एक्सटर्नल इवेंट्स को काउंट करने का काम आता है। टाइमर हमारा इंटरनल क्लॉक पे काम करेगा और वो डिले प्रोड्यूस करने का काम आता है। ठीक है, और हम लोग नॉर्मली भी यूज करते हैं जब हमें ज्यादा डिले चाहिए होती है, क्योंकि ये क्लॉक हमारी बहुत फास्ट है, 1 माइक्रोसेकंड का एक क्लॉक साइकिल है, और अगर हमें 65,535 भी अगर हमने किया तो मुश्किल से 65 मिली सेकंड का डिले हम लोग को मिलेगा, पूरा टाइमर भी अगर हम लोग यूज करेंगे तब भी। तो अगर हमें सेकंड्स में डिले चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक क्लॉक ले लेते हैं, स्लो क्लॉक लेते हैं थोड़ी सी, जिससे कि हम लोग सेकंड का डिले प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, चलो फिर है हमारे पास गेट कंट्रोल। गेट कंट्रोल में क्या है, गेट कंट्रोल अगर ये बिट 0 है तब तो कोई बात नहीं, टाइमर जब हम लोग ऑन करेंगे प्रोग्राम से हमें ऑन करना पड़ेगा। अगर ये बिट 1 है तो क्या होगा, तो फिर बाहर से अगर ये बिट 1 है तो हमें जो एक्सटर्नल INT0 और INT1 पिन थी उनसे फिर हमें कंट्रोल मिलेगा। जब उस पिन पे हमें 1 मिलेगा तब टाइमर ऑन होगा, जब उस पिन पे 0 मिलेगा तो टाइमर हमारा ऑफ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? गेट पिन क्या करती है, गेट पिन हमें हार्डवेयर कंट्रोल प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे होगा कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया होगा, चलो अभी आगे दिया होगा। तो गेट पिन हमें हार्डवेयर कंट्रोल प्रोवाइड कराती है कि अगर गेट पिन हमारी ये वाली गेट बिट जो है अगर बंद कर रखी है हमने, तो हमें हमारे पास हार्डवेयर कंट्रोल है, यानी अब जो एक्सटर्नल हार्डवेयर वाली पिन है जब उस पर हम लोग 1 देंगे तब हमारा टाइमर शुरू होगा, और अगर 0 देंगे तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर कंट्रोल ऑप्शनल होता है, जैसे इसको अगर मैं 0 कर दूं तो हार्डवेयर का कोई कंट्रोल नहीं है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल मैंडेटरी होता है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल का क्या मतलब है, टीकॉन रजिस्टर का है हमारा, वो उससे पता चलेगा आपको। ये होता है हमारा टीकॉन रजिस्टर। तो टीकॉन रजिस्टर में हमारे पास ये वाली बिट होती है TR1 और ये होगी TR0। ये 2 बिट होती है, TR1 TR0। ये क्या है, टाइमर रन बिट है। TR0 को अगर हमने 1 किया टाइमर 0 स्टार्ट होगा, TR1 को हमने 1 किया तो टाइमर 1 स्टार्ट हो जाएगा, काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इन बिट से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं टाइमर को, कि टाइमर हमें स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है। समझ में आई बात? तो ये जो है, ये वाली बिट ये होते हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल। तो इससे हम लोग कंट्रोल करते हैं टाइमर को रन करना है या स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये हमेशा होगा, लेकिन वो ऑप्शनल है गेट वाला। मतलब अगर ये बिट 0 तो आप गेट पे कितना भी स्विच दबाते रहिए, टाइमर रन नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा टीकॉन रजिस्टर। टीकॉन रजिस्टर अभी टी मॉड पढ़ा तुम लोगों ने, टी मॉड में 4 बिट थी एक एक टाइमर के लिए। ये हमारा टीकॉन रजिस्टर है। टीकॉन में 4 बिट है हमारे पास टाइमर के लिए, 4 बिट है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए। ठीक है, तो टाइमर वाली बिट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। TMR TF1 टाइमर फ्लैग 1, टाइमर फ्लैग 0, TF1 TF0 क्या करते हैं ये बिट, ये जब हमारा टाइमर ओवरफ्लो होगा, हमने एक काउंट पुट किया टाइमर के अंदर, समझ में आई बात? टाइमर में हमारा रजिस्टर है 8 बिट का, हमने इसमें 8 बिट कुछ पुट करा, इसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मान लो
लोअर वाला रजिस्टर है हमारा और एक हमारे पास इसके बराबर में हायर वाला है। हम लोग नॉर्मली अगर मोड में यूज कर रहे हैं तो ये पहले अपर मतलब काउंट करना स्टार्ट करेगा, जब इसमें FF आएगा तो ये ओवरफ्लो होगा और ये इसको 1 करेगा, ठीक है, और ये वापस 0 0 से दोबारा से काउंट करना स्टार्ट करेगा। समझ में आई बात? और जब ये ओवरफ्लो होगा तो ये टाइमर फ्लैग को 1 करेगा, TF1 अगर हमारे पास है, TF0 जो भी है, जो भी टाइमर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब ये कंप्लीट ओवरफ्लो होगा, जब ये कंप्लीटली FF हो जाएगा इसके अंदर, तब हमारा टाइमर फ्लैग 1 हो जाएगा। या अगर हम लोग 8 बिट ऑटो रिलोड मोड यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा सिर्फ लोअर वाला वो होगा, रजिस्टर काउंट होगा। तो हम लोग जब वो ओवरफ्लो होगा लोअर रजिस्टर, तब हमें फ्लैग 1 मिलेगा। समझ में आई बात? देखो रिकैप एक बार मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ। टाइमर में हमारे पास 2 रजिस्टर है हर टाइमर में, लेकिन मोड है हमारे पास 4। तो हमें डिपेंड करता है कि हम कौन सा मोड यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग मोड 0 यूज कर रहे हैं तो 2 की पावर 13 हमारे पास जो है वो मैक्सिमम काउंट होगा, 2 की पावर 13 -1, ठीक है। तो वहां पे जाके हमारा टाइमर ओवरफ्लो होगा। अगर मोड 1 यूज कर रहे हैं तो 65,535 नहीं एफ पे जाके हमारा टाइमर जो है रिस्टार्ट होगा। और अगर हम लोग मतलब ओवरफ्लो होगा और टाइमर फ्लैग 1 होगा। अगर हम लोग मोड 2 यूज कर रहे हैं तो सिर्फ लोअर रजिस्टर उसमें काम आता है, 8 बिट मोड है, तो FF पे जाके हमारा वो ओवरफ्लो होगा। और अगर हम लोग मोड 3 यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग टाइमर 0 को एज 2 टाइमर्स यूज करते हैं, तो वहां पे भी 8 बिट के टाइमर ही होता है। FF से ऊपर जाएगा तो हमारा ओवरफ्लो होगा और टाइमर फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा। जो भी टाइमर हम लोग यूज करें, टाइमर 1, टाइमर 0 जो भी। तो अगर हम लोग टाइमर 1 यूज कर रहे हैं तो ये वाला फ्लैग 1 होगा, TF1। टाइमर 0 यूज कर रहे हैं तो TF0 1 होगा। समझ में आई बात? ये 4 बिट क्लियर हो गई। ये हमारे पास टाइमर के फ्लैग है। जब टाइमर ओवरफ्लो होगा तो ये वाले फ्लैग 1 हो जाएंगे। और ये हमारी टाइमर रन बिट है। जब ये 1 होगी तो टाइमर 1 चलना स्टार्ट करेगा, काउंट करना स्टार्ट करेगा। जब ये 1 होगा तो टाइमर 0 काउंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है IE1, IT1, IE0, IT0, ठीक है। IE1 और IT1 हमारे पास क्या करते हैं कि IE1 है हमारा इंटरप्ट एज सेलेक्ट बिट है, ठीक है। IE1 इसमें एक गेट 1, ओके, इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं किया। ओहो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जो PDF में इसको कंप्लीट करके दे देंगे, जिसमें हमने टीकॉन रजिस्टर को भी डिस्क्राइब किया है कंप्लीटली, ठीक है। तो टीकॉन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टीमॉड और टीकॉन ही सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिट्स हैं IE1, IE1, IE0, IT1, IT0, ये जो हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग्स हैं IE1 और IE0, ये करते हैं, ये जब भी इंटरप्ट आएगी बाहर से कोई भी, INT0, INT1 दो पिन थी ना हमारे पास, INT0 बार, INT1 बार, ठीक है। इन दोनों पिन पे जब भी कोई इंटरप्ट आए, जैसे INT1 बार पे आ रहा है तो ये वाली बिट हमारी 1 हो जाएगी। INT0 बार पे अगर इंटरप्ट आए तो IE0 हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरप्ट के फ्लैग्स हैं एक्चुअली। जब भी हमारे पास कोई इंटरप्ट आएगी एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, तो ये वाले फ्लैग हमारे 1 हो जाएंगे, IE0 और IE1 वाला, ठीक है। डिपेंड करता है किस पे इंटरप्ट आई है। IT1, IT0 ये इंटरप्ट टाइप बिट्स है। इंटरप्ट टाइप बिट मतलब ये है कि देखो, एक तो होता है एज ट्रिगर्ड और एक होता है लेवल ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास इंटरप्ट की पिन है, तो इंटरप्ट कब जनरेट होगी ये इस पर डिपेंड करता है, इसके टाइप के ऊपर। अगर इंटरप्ट में हमने IT को हम लोगों ने 0 कर रखा है, अगर हमने इसको 0 कर रखा है IT0 को या IT1 को, तो क्या होगा? 0 का मतलब है लेवल ट्रिगर्ड, यानी कि जब इस पिन पे कोई लो सिग्नल आएगा, कोई लो सिग्नल आएगा तो हमारी इंटरप्ट जनरेट होगी, ठीक है। इसको ये मतलब नहीं है कि ये लो पहले से था या अभी आया है, उससे कोई मतलब, जब भी इसको इस पिन पे लो मिलेगा ये इंटरप्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। और अगर हमने इस बिट को कर रखा है 1 IT1 पे, तो अब क्या होगा? अब ये हाई से लो जाना चाहिए। इसको लो लेवल से मतलब नहीं है, लो एज से मतलब है, यानी इसके सामने ये नीचे जाना चाहिए। तो जब ये इसके सामने नीचे जाएगा तब इंटरप्ट जनरेट होगी। जब ये ऊपर आए फिर दोबारा से नीचे जाएगा, फिर इंटरप्ट जनरेट होगी। ऐसे लेवल से इसको मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि इसके सामने हाई से लो स्विच होना चाहिए। जब स्विच होगा इसके सामने तब इंटरप्ट जनरेट होगी। देखो जैसे होता है गन का एग्जांपल होता है, अगर ये रिवॉल्वर वाला मामला है कि गोली कब चलेगी? जब उसको छोड़ के दोबारा से दबाया जाएगा। तो जब वो अपने नॉर्मल पोजीशन से फायर पोजीशन पे आएगी तब गोली चलेगी, सही है। लेकिन अगर वही हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन गन हो, ठीक है, PUBG तो खेला ही होगा तुम लोगों ने, उसमें हाँ AKM और पिस्टल में क्या फर्क होता है? उसको बार बार दबाना पड़ता है, ठीक है। और अगर हमारे पास मशीन गन है, कोई भी राइफल है, तो उसको एक बार आप दबाएंगे तो वो गोली चलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको लेवल से मतलब है। उसको लेवल से मतलब है कि बटन दबा हुआ है या नहीं। और गन को, पिस्टल को क्या है? उसको लेवल से मतलब नहीं है। उसको है कि आप एक एक बार दबाना पड़ेगा। जितनी बार आप दबाएंगे, लेवल 1 से 0 होगा, 1 से 0 होगा, उतनी बार वो फायर होगी। सेम चीज है एस ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड में। लेवल ट्रिगर्ड का क्या मतलब है कि उसको लेवल 0 होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। जब भी वो लेवल 0 देखेगा इंटरप्ट आ जाएगी। और एस ट्रिगर्ड में क्या है कि हाई से लो उसको जाना चाहिए उसके सामने, तब वो इंटरप्ट वहां से जनरेट होगी, ठीक है।
ये उसका एक्सटर्नल जो मैं बताया था गेट कंट्रोल बिट का क्या होता है, ये टाइमर का कंप्लीट डायग्राम है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, पूछते नहीं कभी भी एग्जाम में, लेकिन अगर आप एसपीपीयू से नहीं है तो फिर आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। क्या है ये कि अगर हम लोग इंटरनल फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हमारी सीटी पिन, जो हमारी सीटी बिट थी टी मॉड में। अगर हमने काउंटर, अगर हम लोग उसको टाइमर की तरह यूज करें, सीटी हमारी 0 है, तो इंटरनल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर आएगी और हमारा टाइमर से टाइमर वर्क करेगा। लेकिन अगर हमने इसको 1 कर रखा है तो फिर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आएगी, जो बाहर से हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी अंदर जा रही होगी टाइमर में। ठीक है, अब टाइमर स्टार्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले तो टीआर हमारा जो बिट है, टीआर 0 टीआर 1 जो भी हम टाइमर यूज कर रहे हैं उसकी रन बिट 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमारी, अगर हमने उसको गेट की पिन 1 कर रखी है, अगर हमने इसको 1 कर रखा है तो 1 अगर हमने दिया यहाँ पे तो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा, ये और गेट है ना, तो और गेट में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी आंसर 1 है तो मतलब एक भी इनपुट 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब हमने क्या किया, 1 गेट को हमने 1 दिया, नॉट गेट दिख रहा है आपको, जब हमने इसको 1 दिया तो अब 1 का यहाँ जा रहा है 0। ठीक है, तो अब इससे तो ये 1 नहीं होगा, अब डिपेंड करेगा ये एक्सटर्नल INT 0 पिन या INT 1 पिन जो भी हम लोग टाइमर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो अब जब ये 1 देगा तब यहाँ पे 1 होगा और टाइमर हमारा स्टार्ट करेगा काउंट करना। ठीक है, काउंट कब करेगा, जब क्लॉक मिलेगी तो ये क्लॉक इसको आगे प्रोवाइड करेगा, टाइमर को ऑन करेगा बेसिकली ये। ठीक है, अगर हमने इसको दे रखा 0 0, अगर हमने इसको दिया 0 से यहाँ पे नॉट गेट लग के 1 हो गया, अब ये 1 इधर चला जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बाहर वाली पिन पे कुछ भी होता रहे, हमने क्या किया, इसको 1 दे दिया और अब 1 यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे हमारी टाइमर रन बिट 1 होगी, ये एंड गेट लगा हुआ, एंड गेट में दोनों 1 होने चाहिए, तो यहाँ 1 आ गया, अब जैसे यहाँ 1 आएगा तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 0 दे दिया तो अब ये कुछ भी होता रहे, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हमारा टाइमर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास है फिर टाइमर का डिले का प्रोग्राम। ठीक है, कैसे हमें टाइमर को प्रोग्राम करना है, हार्डवेयर डिले का प्रोग्राम जो मैं आप लोग को बता रहा था। तो उसमें क्या होगा, हमें हार्डवेयर डिले में सबसे पहले क्या होता है, हमें काउंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि कितने काउंट हमें पुट करने हैं अपने टाइमर के रजिस्टर्स में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास टाइमर इसने दिया है क्वेश्चन 500 मिली सेकंड हमें चाहिए, टाइमर 1 मोड 1 में यूज करना है हम लोग को, नॉर्मली मोड 1 में ही पूछा जाता है। अब इन्होंने क्या किया कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी भी हमें दे दी 11.0592 मेगाहर्ट्ज के लिए। ठीक है, तो इसमें काउंट्स हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिले डिले कितना है 500 मिली सेकेंड्स। ठीक है, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, क्लॉक साइकिल से। भाई एक क्लॉक साइकिल में एक डिले हम लोग को मिल रही है, तो एक्चुअल में कितने क्लॉक साइकिल मिलेंगे। ठीक है, तो कितने काउंट्स हमें चाहिए, कितने क्लॉक साइकिल हमारे लगेंगे, वो हमें पता चलेगा डिले डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक साइकिल, यानी टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक क्या होता है, टाइम पीरियड हमेशा 1/f होता है, फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय मिली है तो -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 1/f अगर आएगा, ये अगर t है अपॉन t था, t क्या होता है, t होता है हमारा 1/f फ्रीक्वेंसी, तो ये f क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, f क्या है हमारी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है। तो जब इस ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 11.0592 मल्टीप्लाई बाय मेगाहर्ट्ज है, क्योंकि तो 10⁻6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल क्लॉक्स आ गई, कितने क्लॉक हमें चाहिए। तो जब इसको आप करेंगे यहाँ पे तो ये अराउंड कितना आएगा 500, इसको अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या किया इन्होंने, तो इसमें आप काउंट्स को कैलकुलेट कर लिए, 3 से ये 3 हो जाएगा 10⁻3 और 500 है 11 है, तो कुछ ये मिलियंस में आना चाहिए, क्योंकि 2 तो ये हो गए हमारे पास और ये आ जाएगा ज्यादा। तो 500 मिली सेकेंड का डिले हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे वैसे भी कंटिन्यूअसली 500 मिली सेकेंड के लिए। तो मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग 500 मिली सेकेंड का डिले प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम लोग मैक्सिमम 65 मिली सेकेंड का डिले प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 65,535 तक के हमारे पास है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कभी आपके उसमें, नॉर्मली 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड का ही आता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ से काउंट एक आएगा, ठीक है, आपने क्लॉक यहाँ फाइंड आउट किया, कुछ काउंट आया, मान लिए 535 काउंट आया यहाँ से। ठीक है, अगर इसको एज्यूम कर लेते हैं अभी कि अगर 500, क्योंकि 35 काउंट आया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो हमें काउंट पुट करने हैं, काउंट वैल्यू या रजिस्टर वैल्यू जो होती है, काउंट वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू मैक्स काउंट माइनस डिजायर्ड काउंट प्लस 1। यानी अगर हम लोग मोड 1 में इसको यूज करें तो 65,535 माइनस ये 535 हो गए प्लस 1। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा 65,001 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 65,001 500, हाँ ठीक है। तो इतना, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, मान लो क्या है, कुछ FEC1 आ रहा है कुछ भी। ठीक है, FEC1
1H, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आता है हमारे पास FEC1 या FE21 ऐसे आ रहा है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, ये वाला काउंट जो है वो जाएगा हायर वाले रजिस्टर में, ये वाला काउंट जाएगा लोअर वाले रजिस्टर में, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा जब भी हमें कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूअसली उसको आप टॉगल करिए हर 500 मिली सेकंड में, या ये आ जाएगा कि एक स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करनी है पिन पे 1 किलो हर्ट्ज की, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास सेम प्रोग्राम रहेगा। हमें क्या करना है, जैसे 1 किलो हर्ट्ज की अगर हमारे पास स्क्वायर वेव है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 मिली सेकेंड, 1/1 × 10⁻³ हो जाएगा ये टाइम पीरियड। टी इक्वल्स टू क्या होता है, टी इक्वल्स टू होता है 1/f, 1/f यानी 1/1 किलो हर्ट्ज यानी 1/10⁻³ 3 गया ऊपर -3 हो गया, यानी 1 मिली सेकेंड का हमारे पास डिले आ गया टाइम, मतलब 1 मिली सेकेंड इसका क्लॉक पीरियड आ गया। तो क्लॉक पीरियड अगर 1 मिली सेकेंड है तो डिले कितना हुआ, डिले हुआ हाफ, क्योंकि ये जो है हमारे पास इतना है साइकिल, तो हमें इस डिले के बाद इसको 1 से 0 करना है, फिर इस डिले के बाद 0 से 1 करना है, तो डिले कितना चाहिए हमें, इसका हाफ यानी कि 0.5 मिली सेकेंड यानी 500 माइक्रो सेकेंड। तो 500 माइक्रो सेकेंड का डिले के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां से, और वो हम लोग यहाँ पर फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग TH1 TL1 में रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइमर 1 के लिए बोला है, टाइमर 0 के लिए बोलता हूँ, TH0 TL0, ठीक है। प्रोग्रामिंग के स्टेप्स देख लो तुम लोग, ठीक है। प्रोग्रामिंग के स्टेप्स यहाँ मैंने देखो लिखे हुए, लोड द टीमोड रजिस्टर वैल्यू, कभी कभी सिर्फ प्रोग्रामिंग के स्टेप ही पूछ लेता है एग्जाम में कि राइट द स्टेप्स टू प्रोग्राम टाइमर 0 इन मोड 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लोड टीमोड वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले हमें टाइमर का मोड सेट करना पड़ेगा, तो पहले हम टाइमर के टीमोड रजिस्टर को सेट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, TH और TL वैल्यू, ठीक है। ये मैंने मोड 2 का लिखा हुआ है क्या, ओके, ये मोड 2 का लिखा हुआ, कोई बात नहीं, मोड 1 का ही है, ठीक है। तो TH और TL वैल्यू जो है हमारे पास, दोनों हायर बाइट और लोअर बाइट में हम लोग रजिस्टर में वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट द टाइमर करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, TR बिट को 1 करना पड़ेगा, जो कि टीकॉन रजिस्टर में, तो टीकॉन रजिस्टर में से हम TR बिट को हम लोग 1 कर देंगे वहां पे, तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कीप मॉनिटरिंग द टाइमर फ्लैग, हम लोग क्या करेंगे, टाइमर फ्लैग को चेक करते रहेंगे, जैसे TF1 अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं तो TR1 को 1 करेंगे, फिर वेट करेंगे TF1 के 1 होने का। तो उसके तरीका क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे सिंपल, व्हाइल TF1 डबल इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन, सी में हर लाइन के बाद सेमीकोलन होता है जहां पे वो खत्म हो रही है। तो अब ये लाइन बार बार रन करेगी कब तक, जब तक TF1 हमारा 0 है, और जैसे ही हमारा टाइमर ओवरफ्लो होगा तो फ्लैग 1 होगा, तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएगी, अभी दिखाऊंगा आगे प्रोग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टॉप द टाइमर, क्लियर द टाइमर फ्लैग, और वापस से आ जाइए आप जहां से छोड़ के गए, ठीक है। तो वही हमने यहां पर किया, देखो पहले हमने पोर्ट 2 में कुछ वैल्यू डाल दी, ठीक है, टॉगल करना है ना हमें, तो 5 डाल दिया हमने। अब हमने यहाँ पे किया व्हाइल इनफाइनाइट लूप हमने यहाँ पे लगा दिया। अब पोर्ट 2 को हमने टॉगल करने के लिए हमारे पास नॉट का निशान होता है, P2 = कॉम्प्लीमेंट ऑफ P2, तो हमने इसको टॉगल कर दिया पोर्ट 2 को पूरी की पूरी। अब हमने क्या करा, फॉर x = 0 स्मॉलर देन 20 x++। अब इसमें हमने क्या किया है कि 20 बार यहाँ पर डिले चलाएगा। क्यों चला रहा है, क्योंकि इसने डिले ज्यादा लिया है, इसलिए इसको 20 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मान लो डिले जो है वो हमने, जैसे इसी में कितने मिली सेकंड का डिले चाहिए इसको, 500 मिली सेकंड का, तो 500 मिली सेकंड का अगर डिले चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 50 मिली सेकंड का डिले टाइमर से प्रोड्यूस करेंगे, और उसको इस लूप के थ्रू 10 टाइम्स चला लेंगे, तो हमें 500 मिल जाएगा। इसने क्या किया, 25 मिली सेकंड का डिले प्रोड्यूस किया टाइमर से, और फिर उसको 20 टाइम्स चला लिया, जिससे कि 500 मिली सेकंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा डिले मिल सके, वरना हमें सिंपल इसकी भी जरूरत नहीं थी। अगर हमारा डिले कम है तो हम सीधे ये डिले का प्रोग्राम T1 M1 डिले, या जो भी हमने डिले का प्रोग्राम लिखा है, फंक्शन का नाम हमारी मर्जी होती है, हम कुछ भी डाल सकते हैं, बस वो हमें यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, वॉइड T1 M1 डिले वॉइड, यहाँ पे हमने एक डिक्लेयर कर दिया। हार्डवेयर डिले में यहाँ पे कोई नंबर कुछ नहीं देना होता, वो हमने सिंपल प्ले उसको प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। वॉइड T1 M1 डिले वॉइड, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले टी मॉड को सेट किया, मोड सेट किया टाइमर का, फिर TL और TH में वैल्यूज पुट करी, फिर TR1 को हमने 1 कर दिया, टाइमर रन बिट को हमने 1 कर दिया, टाइमर हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया व्हाइल TF1 = 0, टाइमर फ्लैग जो होता है वो जब तक 0 है, जब तक 1 नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। जैसे ही 1 हुआ हम लोग इससे बाहर आए, टाइमर को स्टॉप किया, फ्लैग को 0 किया, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम वापस यहीं पे आ जाएंगे TM1 डिले पे, तो अभी 20 बार चल रहा है तो 20 बार चलेगा, वरना तो हमारा यहाँ पे आए हम लोग, ये फिर खत्म हुआ, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट लूप में तो वापस यहाँ आएगा, फिर टॉगल हो जाएगी, फिर डिले लगेगा, फिर टॉगल हो जाएगी, फिर डिले लगेगा, फिर टॉगल हो जाएगी, और ये इनफाइनाइटली ये लूप चलता रहेगा। 500 मिली सेकंड्स के बाद हम लोग, 500 नैनो सेकंड्स के बाद हम लोग चेंज करते रहेंगे। समझ में आ रही है बात, कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको? ये एक प्रोग्राम है, चाहो तो इसको दोबारा से रिपीट करके देख लो, और क्योंकि एग्जाम का टाइम चलो अब तक तुम लोग सब पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, इतना ही प्रोग्राम डिस्कस किया है, ठीक है। मतलब बहुत डिटेल में हम लोग नहीं गए। जब मैं इसकी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा
ठीक है, लेकिन इस सेमेस्टर में तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 8051 का पूरा कोर्स का मैं जो है बनाऊं, एक एक चैप्टर को लेकर के, टाइमर का अलग, इंटरप्ट्स का अलग, सीरियल पोर्ट का अलग, पूरा एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक अच्छे से उसमें समझाया जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टाइम बहुत ज्यादा हो गया ऑब्वियस, लगभग पौने घंटे की वीडियो हो गई। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, ये वन शॉट हो गया फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट के लिए। अब नेक्स्ट डे, कल या परसों में फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, सिक्स यूनिट कोशिश करेंगे जितनी यूनिट है सबके लिए वन शॉट वीडियो उसके लिए बना सके। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर लेक्चर, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई कर लो सही।